जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो स्टैटिक जीके जीएस का 7वां पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और एकदम कहानी की तरह समझेंगे, और जिससे क्या होगा, आपको कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए और फिर कभी भी भूल नहीं सकते और फिर गलत भी नहीं होगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने क्या लाया है। क्वेश्चन है कि किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है। आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा, पूछ देगा किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा दोस्तों। अभी कभी भी पूछ देगा लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक गोल्डन फ्लिस कह दिया। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है क्या पता है, कि सोने की ऊन वाला देश। ठीक है, हिंदी भी याद रखिएगा, इंग्लिश में गोल्डन फ्लिस कह देगा और हिंदी में सोने के ऊन वाला देश कह देगा, तो ऑस्ट्रेलिया। कुछ क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि लैंड ऑफ कंगारू। लैंड ऑफ कंगारू पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी लैंड ऑफ कंगारू का मतलब क्या, कंगारू वाला देश, कंगारू वाला देश। ठीक है, हिंदी भी पूछ देगा या इंग्लिश भी, कभी भी, तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, प्यासी भूमि। प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, तो क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हिंदी में कहा देगा सोने की ऊन वाला देश, तो क्या होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। फिर पूछ देगा लैंड ऑफ कंगारू, तो क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसी को कहा देगा हिंदी में कंगारू वाला देश, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब पूछ देगा प्यासी भूमि वाला देश कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कोई भी इसमें से आपसे मिल जाएगा क्वेश्चन, आसानी से आप ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं और क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपसे कभी भी पूछ देगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति जब 25 साल का रहेगा तभी जाके वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब देखिए लोकसभा के साथ साथ पूछता है क्या, कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए, ये भी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ पूछ देगा क्या पता है आपको, मुख्यमंत्री के साथ साथ एक और होता है विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, ये भी 25 वर्ष। ठीक है, देखिए लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, या विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, साथ ही साथ विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक और बनता है, पता है क्या, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति। इनका कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि लोकसभा का यदि सदस्य बनने का कोई व्यक्ति, तो कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्यमंत्री या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य बनना चाहेगा, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। उसके साथ ही साथ यदि राज्यपाल,
उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेगा तब क्या होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए, यदि कोई व्यक्ति पंचायती राज का चुनाव लड़ता है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु तो इसका 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति पंचायती राज जैसे कि मुखिया, सरपंच, इस तरह कोई बनना चाहता है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में मिल जाएगा तो आसानी से आप उसका आंसर दे देंगे और डिटेल में इस तरह से दोस्तों आप याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है। यदि आपसे पूछ दे कभी भी क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंध है तो देखिए याद रखिएगा, चौरी चौरा जो कांड है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ खास बातें, जैसे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अच्छा, शुरुआत किसने किया था तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या होता है इसमें, एक लक्ष्य रखा गया था इसमें, पता है क्या वो लक्ष्य था, एक वर्ष में स्वराज। क्वेश्चन पूछता है कि एक वर्ष में स्वराज किस आंदोलन का लक्ष्य था तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक जगह है, कौन सा स्थान तो चौरी चौरा। यहां पे क्या होता है, असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी जो है गुस्सा में एक थाने में आग लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक थाने में पुलिस थाना था, उसमें आग लगा देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एक दरोगा तथा 21 सिपाही जलकर मर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, महात्मा गांधी फिर इसके नाराज होते हैं और फिर एक डेट है 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन गया। देखिए कि चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से संबंधित है, असहयोग आंदोलन से। फिर पूछ देगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहां हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पे। क्या था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन में एक लक्ष्य रखा गया था, 1 वर्ष में स्वराज। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया, जिससे एक दरोगा तथा 21 सिपाहियों को जलकर मौत होती है। जिसके बाद से दुखी होकर महात्मा गांधी क्या करते हैं, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों इससे रिलेटेड, आप आसानी से याद करके बना सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन इस तरह से आपसे छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, एकदम याद हो जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह से एकदम डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में जरूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। यदि आपसे पूछ दे कभी भी क्वेश्चन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो देखिए सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, तो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, ठीक है, याद रखिएगा। और विंस्टन चर्चिल से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि बड़ा ही फेमस है, पूछता है क्या, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। एक और बनता है इसका ऑप्शन, पता है क्या, फ्रैंक मॉरिस। दोनों याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है जब पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो कहीं कहीं आपको विंस्टन चर्चिल मिल जाएगा और कहीं कहीं फ्रैंक मॉरिस भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका आंसर बनता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। और दोनों कभी भी ऑप्शन जब दिया रहेगा या तो विंस्टन चर्चिल दिया रहेगा या फ्रैंक मॉरिस दिया रहेगा, इसीलिए दोनों दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, हमने देख लिया क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब पूछता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति थे। अब तो ये हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में। अब पूछता है क्या, प्रथम विश्व युद्ध के समय पूछ देगा कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ठीक है, तो कौन हो जाएगा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, लॉयड जॉर्ज, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज हुआ। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा वुडरो विल्सन। एक और क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस का प्रधानमंत्री, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था, जॉर्ज क्लेमेशो, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 ईस्वी तक। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने या फ्रैंक मॉरिस ने। दोनों ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय याद करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉयड जॉर्ज था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, तो जॉर्ज क्लेमेशो था। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, तो 1914 से 1918 में। इस तरह से डिटेल में हर एक क्वेश्चन दोस्तों याद कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे। यदि आपसे पूछ देगा कि शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे, तो याद रखिएगा क्या, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती रहते थे। एक और क्वेश्चन बनता है, पता क्या, इनका दरगाह कहां पे है, पूछता है, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में तो शेख सलीम चिश्ती रहते थे, उनका दरगाह भी कहां है, फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था,
फतेहपुर सीकरी शहर को किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा अकबर ने। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती से बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था पता है? सलीम रखा था। इन्हीं के नाम पे, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है पूछ देगा। आपको दरगाह कहाँ है पूछ देगा तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ रहते थे शेख सलीम चिश्ती? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल बादशाह अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती से बहुत ही प्रभावित था, इसीलिए इसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, और सलीम जो है आगे चल के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से आप डिटेल में क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है? यदि आपसे पूछ दे कभी भी क्वेश्चन कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक या कानूनी अधिकार बना दिएगा, तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है कानूनी यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया। कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। ठीक है, 1978 ईस्वी में। अब जो है इसे अनुच्छेद 300 के ए या फिर कहिए 300 के क में रखा गया है। पहले क्या है कि पहले जो है यह एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार पहले जो है संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार था, और जो है अनुच्छेद 31 तथा 19 के एफ में रखा गया था। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया आपसे। यदि पूछ देगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में। कब रखा, कहां रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के ए में या 300 के क में रखा गया है। पहले क्या था? पहले यह संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार तो था, और अनुच्छेद 31 में तथा अनुच्छेद 19 के एफ में था, जिसको हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 300 के ए या कहिए 300 के क में रखा गया है। तो पहले कितना था? मौलिक अधिकार जो पहले 7 हुआ करता था, लेकिन जब यह हट गया तब कितना बच गया है मौलिक अधिकार? और फिलहाल में मौलिक अधिकार जो है 6 बच गया है। यानी कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, तब यह मूल संविधान में भी मौलिक अधिकार 6 रह गया दोस्तों। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो है मानव शरीर का तापमान जो है 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है। अब तो ये हो गया मान लीजिए फ़ारेनहाइट में, लेकिन मान लीजिए पूछ देगा आपसे कि सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर पूछ देगा केल्विन में कितना होता है, तब केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन, 310 के। और एक बात दोस्तों, कभी भी आपको जो है कि यदि फ़ारेनहाइट में रहेगा तो डिग्री दिया रहेगा, और सेल्सियस में है तब डिग्री दिया रहेगा, लेकिन केल्विन में कोई मान रहता है ना, तो उसमें डिग्री नहीं रहता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब फ़ारेनहाइट में कोई मान रहेगा तो उसको डिग्री में शो करता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह से सेल्सियस का 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन जो है कभी भी डिग्री नहीं रहता, डायरेक्ट मान रहता है, जो कि मानव शरीर का तापमान जो है 310 केल्विन होता है, यहाँ डिग्री नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बड़ा ही फेमस और पूछता है क्या हमेशा कि परम शून्य तापमान कितना है, हमेशा पूछता है। तो याद रखेगा 0 केल्विन, या एक और होता है 273.15
सेल्सियस। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन में यदि 0 केल्विन दिया रहेगा तो 0 केल्विन मारेंगे, यदि 273.15 सेल्सियस में दिया रहेगा तो हम सेल्सियस मारेंगे। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया, आपको पूछ देगा कि मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में कितना होता है, फॉरेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। सेल्सियस में पूछ देगा मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन। फिर परम शून्य तापमान कितना है, तो होता है तो 0 केल्विन या 273.15 सेल्सियस होता है। इस तरह से सभी क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भोपाल में 1984 ईस्वी में किस गैस के रिसाव से मौत का तांडव मचा था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भोपाल में कौन सी गैस थी 1984 ईस्वी में लीक के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई या मौत का तांडव मचा था, तो याद रखिएगा वो गैस थी MIC। MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड था जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। देखिए क्या हुआ था कि एक अमेरिकी कंपनी थी, एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जिसकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो भोपाल में। भोपाल क्या था, तो मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल। यहीं पे यूनियन कार्बाइड की कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका मालिक कौन था, पूछता है क्वेश्चन कि इसका मालिक एंड CEO, तो याद रखेगा वारेन एंडरसन। ठीक है। क्या होता था इस कंपनी में, एक सेविन नाम का कीटनाशक दवा बनता था। कीटनाशक दवा, सेविन नाम का कीटनाशक दवा बनता था। फिर क्या होता है कि 3 दिसंबर 1984 की रात को MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलती है और लगभग 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। तो बाकी जो गैस बचा था उसको हटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऑपरेशन चला गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फेथ। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पता है कि उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, तो अर्जुन सिंह। याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए क्या हो गया, कितना क्वेश्चन बन गया। साल 1984 ईस्वी में गैस का रिसाव होता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या था कि यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका मालिक एवं CEO वारेन एंडरसन था, और यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है। तब क्या होता है कि इस जो कंपनी में, यूनियन कार्बाइड कंपनी में सेविन नामक एक कीटनाशक दवा बनता था, जिसके बाद 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है, रिसाव होता है और लगभग 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। और फिर जो बाकी बचा हुआ था गैस को, उसको हटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन फेथ। उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, तो अर्जुन सिंह। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी के बारे में जानता था कि यहां मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग होता है। एक पत्रकार था, वह पत्रकार जानता था कि एक बड़ा ही जहरीला गैस है जो बाद में बहुत ही हानिकारक हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, यानी कि भोपाल के लिए। उसने बहुत ही ज्यादा इसका विरोध किया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना था। वो पत्रकार थे राजकुमार केसवानी जो थे, इस कंपनी का विरोध किए थे, लेकिन किसी ने भी इनका ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक कांड हो गया उसके बाद इनके बारे में कहा जाने लगा कि इनकी बातों को सुन लेते सब लोग, तब शायद ये घटना नहीं होती। इस तरह से डिटेल में क्वेश्चन सभी याद कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देखते हैं
अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था। यदि आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि भारत में परमाणु परीक्षण यानी कि पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था, तो याद रखिएगा पोखरण। पोखरण पोखरण में हुआ था। अच्छा, पोखरण कहां पड़ता है, तो राजस्थान के एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। ठीक है, इसी जिला में पड़ता है क्या, तो पोखरण, और यहीं पे परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 मई 1974 ईस्वी को। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या दिया गया था। कोड नेम, इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम दिया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री पूछता है क्वेश्चन कि जब परमाणु परीक्षण पहला किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। इसके बाद जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ठीक 24 साल बाद 11 व 13 मई 1998 को। ठीक है, 11-13 1998 को कहां हुआ था, ये भी पोखरण में ही हुआ था, पोखरण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका क्या कोड नेम दिया गया था। कोड नेम, जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम क्या दिया गया था, इसका दिया गया था शक्ति 98, क्योंकि 98 में हुआ था इसीलिए शक्ति 98 दिया गया था। पूछता है इस समय प्रधानमंत्री कौन था, दूसरा परमाणु परीक्षण जब किया गया 1998 में, तब प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ, तो पोखरण में हुआ। पोखरण कहां पड़ता है, तो राजस्थान का जैसलमेर जिला है। कभी कभी क्वेश्चन में पता है क्या, पोखरण नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट जैसलमेर दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, जब पोखरण याद रहेगा आपको तो जैसलमेर भी इसलिए याद रखना है। जैसलमेर जिला के पोखरण में राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 18 मई 1974 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 24 साल बाद 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को। देखिए इसके ठीक 24 साल बाद क्या हुआ, 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को। ठीक कहां हुआ, पोखरण में ही हुआ था दूसरा परमाणु परीक्षण भी। दूसरा परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया, कोड नेम क्या दिया गया, तो शक्ति 98, यानी कि 1998 में हुआ था तो इसलिए शक्ति 98 दिया गया। प्रधानमंत्री कौन था दूसरा के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा डिटेल में क्वेश्चन एकदम याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रथम महीना जो है चैत्र होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपको कि प्रथम महीना हो गया, लेकिन ये तो प्रथम महीना हो गया। ठीक है, लेकिन यदि अंतिम महीना पूछ देगा आपसे कि शक संवत पर आधारित अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन जो है शक संवत का जो है अंतिम महीना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इस शक संवत का पूछ देगा कि शक संवत को जारी किसने किया था, शक संवत को जारी किसने किया था, यानी कि शुरू किसने किया था, तो याद रखिएगा कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और उसी समय शक संवत की शुरुआत करता है। अच्छा, यह कनिष्क कौन था, कुषाण वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था यह कनिष्क। इसी ने जो है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की और फिर भारत सरकार जो है इसी संवत को राष्ट्रीय पंचांग मानता है, यानी कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत सरकार मानता है। ठीक है, तो देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना पूछ देगा तो प्रथम महीना चैत हो जाएगा, अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा, फागुन हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत किसने की, कनिष्क ने की 78 ईस्वी में।
78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, उसी समय शुरुआत की। कनिष्क कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको दिख रहा होगा केवल क्वेश्चन का नंबर यहाँ 10 है, लेकिन आपको 50 से भी प्लस मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया होगा। अब देखिए, यदि आपने क्वेश्चन को यानी कि वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखा है, तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है परम शून्य तापमान कितना होता है, ठीक है। और दूसरा है क्वेश्चन दूसरा, ग्राम पंचायती राज में मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि कोई डाउट है या यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों, वो भी कमेंट जरूर करें। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपको सपोर्ट मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।